सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉलिटी पे, राज व्यवस्था पे बात करेंगे और आज हम यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्न पे हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रीलिम्स के पेपर में पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या-क्या हमें नॉलेज होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए मैं एक पेपर लेकर आया हूँ आप सभी के सामने 2020 2020 का ये प्रीलिम्स का पेपर है, यूपीएससी का पेपर है 2020 का, ठीक है? ये देखिए प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर है आपका। तो आइए पहले क्वेश्चन पे सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसके बारे में जो है पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा की जो है लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा इन, मतलब किस में है। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं और चार ऑप्शन में एक ही सही ऑप्शन होगा। पहला कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, दूसरा कह रहा है कि संविधान में संशोधन करने के विषय में, तीसरा है सरकार को हटाने के विषय में और चौथा आपका दिया है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। यानी कि चारों ऑप्शन को अगर देखें और एक ही ऑप्शन आपका सही है और यही आपसे पूछ रहा है द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। सेकंड ऑप्शन है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट और एक फोर्थ है मेकिंग कट मोशन। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा को देखें और इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चूंकि जनता का सदन होता है, आपने पढ़ा होगा कि संसद जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति, ये तीनों के मिलने से क्या होता है, संसद का निर्माण होता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी एक शक्ति है। राज्यसभा की अलग पावर है, लोकसभा की अलग पावर है। जैसे लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। अगर इन दोनों की शक्तियों को अगर हम ध्यान से समझें तो क्या हम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। इस प्रश्न का मैं जो आंसर दूंगा बिल्कुल बी दूंगा, लेकिन क्यों दूंगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं। इसका आंसर बी है क्योंकि संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों के दोनों की क्या है, पावर इक्वल है। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो आपका राज्यसभा का है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा का पावर ज्यादा है क्योंकि संख्या ज्यादा है। कटौती प्रस्ताव के पास करने के विषय में भी पावर ज्यादा है। लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एस्पिरेंट को जो है आपको दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लोकसभा के बारे में कि लोकसभा की कौन कौन सी शक्ति है, राज्यसभा की कौन कौन सी शक्ति है। तो आइए सबसे पहले जो है इसके व्याख्या पे बात करते हैं। देखिए यहां पर एक एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। पहला जो ऑप्शन देखिए जो मैंने कहा, तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे किसके बारे में, लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां क्या है, स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। इसका जवाब आप सभी को मिल जाएगा और ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। अगर कोई एस्पिरेंट्स लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, संसद की पूरी प्रणाली के बारे में, कटौती प्रस्ताव को लेकर सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखता है तो इस प्रश्न का बड़े इजीली तरीके से जवाब देगा और यही आपसे यूपीएससी ने पूछा भी है। देखिए कहा भी है कि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या होता है, सदन होता है। जनता का प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए लोग होते हैं। आपके जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, संसदीय क्षेत्र बनारस है, वो भी कहीं के सांसद हैं। हम लोग भी सांसद को चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री तो चुनते नहीं है। जो सांसद होता है उसी में से कोई क्या बनता है, देश का कोई पीएम बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, लेकिन सभी लोग क्या होते हैं, एक सांसद होते हैं। तो जो जनता का सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट करती है। राज्यसभा के सदस्यों को जनता डायरेक्ट नहीं वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। लेकिन लोकसभा में क्या है, जनता डायरेक्ट वोट करती है, इसीलिए इसे जनता का सदन कहते हैं। इसीलिए इसे निचला सदन भी कहा जाता है। इसीलिए संविधान में कुछ विशेष शक्तियां इनको प्रदान की गई हैं। जैसे आर्टिकल 75 है, जिसे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आज मोदी जी इस्तीफा दे दे तो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आज ही भंग हो जाएगा। बात समझ में आए? इसीलिए कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद है, यहाँ लिखा भी है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यानी किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए मैंने कहा कि लोकसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं, राज्यसभा की ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसकी है, लोकसभा की है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल किसमें, केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है और पारित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। Therefore, a non-confidence motion can only be introduced and passed in the Lok Sabha, not in the राज्य सभा। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक एस्पिरेंट्स को लोकसभा की शक्तियों के बारे में, राज्यसभा की शक्तियां, अब मैंने इसी में कहा ना आपसे भी को कि जो है इससे किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जबकि राज्यसभा उत्तरदायी नहीं है। तो एक एस्पिरेंट को ये चीजें पहले आपको जानना चाहिए। इसके बाद क्या जानना चाहिए, इसके बाद ये भी जानना चाहिए धन विधेयक से संबंधित कुछ शक्तियां हैं लोकसभा को, अनुच्छेद 109 और 1010 में कहा गया है।
धन विधेयक जो होता है, जो मनी बिल होता है, वो केवल किसके लिए प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता है। हाँ, राज्यसभा कुछ समय के लिए रोक सकती है, राज्यसभा कुछ संशोधन के लिए कर सकती है, सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। कुछ संशोधन के लिए मान्य बाध्यता मान्य नहीं है लोकसभा को, वो सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है, नहीं कुछ करेगी तब भी वो पास हो जाएगा। सॉरी। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? लोकसभा के पास है। धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जो भी लोकसभा स्पीकर होंगे, जैसे ओम बिरला जी क्या हैं? लोकसभा स्पीकर हैं, तो ओम बिरला जी क्या होगा? इसका निर्णय लेंगे। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर लोकसभा के पास है। ठीक है। सॉरी। राज्यसभा क्या कर सकती है? धन विधेयक को यानी कि मनी बिल को केवल कितने दिन तक? 14 डेज तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। अगर 14 दिन में पारित नहीं होता है तो उससे स्वतः ही पारित माना जाता है। यानी कि कहा जाए तो राज्यसभा का कोई इसमें पावर नहीं है। उनकी बातों को मानना नहीं मानना ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए राज्यसभा रोक के रखी रहे, क्या फर्क पड़ता है? 14 दिन तक रोकेगी, उसके बाद तो जो होना है वो लोकसभा में ही होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि राज्यसभा धन विधेयक को केवल कितने दिन तक? 14 डेज तक रोक सकती है। लोकसभा जो है राज्यसभा के संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए कोई भी बिल आता है तो सबसे पहले या तो लोकसभा में जाएगा या तो राज्यसभा में जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करेंगे तो देश का कानून बनेगा। अगर मान लीजिए लोकसभा से कोई विधेयक मान लीजिए राज्यसभा में जाता है या राज्यसभा जो है मान लीजिए कोई संशोधन को मतलब करके भेजता है, तो इसको मानना नहीं मानना इसके प्रति जो मनी बिल को मैं कह रहा हूं आपको, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसकी बातों को माने कि नहीं माने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पावर किसको दिया गया है? ये सारी शक्ति जी दी गई है वो लोकसभा को दिया गया है। सॉरी। तो याद रखिएगा ये सारे पावर किसको दिए गए हैं? लोकसभा को दिए गए हैं। लोकसभा की और भी जो विशेष शक्ति है, जैसे अनुच्छेद 108 में क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, मान लीजिए ये लोकसभा है और ये है राज्यसभा, किसी भी विधेयक को लेकर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस कंडीशन में क्या होता है? संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। और संयुक्त बैठक यानी कि दोनों को बैठाया जाएगा, लोकसभा भी बैठेगा और राज्यसभा भी बैठेगा। और जो अध्यक्षता कौन करता है? मान लीजिए मैं लोकसभा स्पीकर हूं, मैं क्या करूंगा? आर्टिकल 108 के तहत क्या करूंगा? दोनों को बैठाऊंगा, दोनों पे डिस्कशन कराऊंगा। तो इसकी अध्यक्षता करने का निर्णय किसका है? लोकसभा स्पीकर का है। यानी ओम बिरला जी है वो क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि लोकसभा में नंबर ऑफ मतलब मेंबर ज्यादा है लोकसभा में, तो जाहिर सी बात है लोकसभा हमेशा पावर में रहेगा। देखिए, इसके अलावा चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में अधिक होती है, अतः संयुक्त बैठक में लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को पारित अथवा खारिज करना सरल हो जाता है। क्लियर है? तो ये सारी पावर किसको दिए गए हैं? ये सारे पावर किसको दिए गए हैं? ये सारे पावर जो दिए गए हैं वो लोकसभा को दिया गया है। क्लियर है सभी को? आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे तरीके से जो आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं। ये सारे पावर किसको दिए गए हैं? ये सभी पावर जो दिए गए हैं वो लोकसभा को दिए गए, क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा है, 545 मेंबर है, तो जाहिर सी बात है उनका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा कंपेयर टू राज्यसभा। याद रखिएगा, लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर ए ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में जाननी चाहिए, एक एस्पिरेंट को जानना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि राज्यसभा की कौन कौन सी विशेष शक्ति है जो लोकसभा के पास नहीं है, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, यानी कि कुछ तो ऐसे होंगे जो राज्यसभा को है लोकसभा को नहीं है। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 249। 249 मतलब क्या है? राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना। ये पावर किसको दिया गया है? ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको जनता वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। क्लियर है? जनता वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उसमें वोट करते हैं। इसलिए राज्य सूची कोई भी विषय हो, चाहे मान लीजिए केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समावर्ती सूची होती है, तो जो राज्य का विषय होता है वो कौन उठाता है? राज्यसभा सदस्य उठाते हैं। तो ये पावर किसको दिया गया? ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का जो पावर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। यानी कि जितने भी मेंबर है वहां पे
उस मेंबरों में अगर 2/3 से बहुमत पारित हो गया तो राज्य सूची के विषय पे क्या कर सकता है, राष्ट्रीय महत्व से घोषित कर सकता है। इसके बाद संसद उस विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है राज्यसभा के विषय पर। तो ये स्पेशल पावर किसको दिया गया है, ये स्पेशल पावर दिया गया है राज्यसभा को, ये स्पेशल पावर दिया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए राज्यसभा को कौन कौन से स्पेशल पावर है। ऐसा कोई कानून अगर बनता है तो 1 वर्ष के लिए वो मान्य होता है, पर यदि राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित कर देती है तो हर साल उसे बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ है जो राज्य सूची के विषय का हो या राज्य के लिए ऐसा कुछ हो, तो वो उसे 1 साल के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन आगे भी अगर कंटिन्यू करना हो तो उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। ये भी कहा गया है। यदि शक्ति इसलिए दी गई है क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है सभी को। और इसे राष्ट्रीय हित में एक समान कानून बनाना संभव होता है। तो इसीलिए ये जो पावर दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है, राज्यसभा को दिया गया है, लोकसभा को नहीं है, क्योंकि लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राज्यसभा राज्य के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। इस बात को सभी को याद रखना भी होगा। इसके बाद है अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312 क्या कहता है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। आर्टिकल 312 क्या कहता है, क्रिएटिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें सभी आते हैं, जिसकी तैयारी आप सभी कर रहे हैं, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। ये पावर किसको दिया गया है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को दिया गया है, लोकसभा को पावर नहीं है। यह शक्ति केवल राज्यसभा को इसलिए दी गई है क्योंकि इन सेवाओं के अधिकारी जो है राज्यों में कार्यरत रहते हैं, और राज्यसभा राज्यों की आवश्यकताओं का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। जैसे यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, वैसे राज्यों में क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे मान लीजिए यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, झारखंड पीसीएस है। इसीलिए ये पावर किसको दिया गया है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को दिया गया है, लोकसभा को नहीं दिया गया है। तो दोनों के अंतर को अगर आपने देख लिया, दोनों के अंतर को आपने डिफाइन कर लिया, तो इस प्रश्न को इजीली आप आराम से दे सकते थे। ठीक है। इसके बाद देखिए और कौन सी पावर चीजें हैं। आर्टिकल 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति का पावर भी कहां दिया गया है, वो भी राज्यसभा को दिया गया है। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल कहां लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। क्लियर है सभी को। क्योंकि राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं, वो राज्यसभा में ही उस प्रस्ताव को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाएगा, लोकसभा में नहीं जाएगा। राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही उसे लोकसभा में भेजा जाता है, और यदि राज्यसभा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे तो उसे लोकसभा नहीं भेजा जाता है। बात समझ में आया। तो जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी तभी तो लोकसभा में जाएगा, अगर पारित नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है लोकसभा में नहीं जाएगा। इस बात को भी सबको याद रखना है। ए मोशन ऑफ रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, तो याद रखिएगा। सॉरी। इसके बाद यह शक्ति इसलिए दी गई है क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो जो भी जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और किसी सदन के पीठासीन अधिकारी को केवल वही सदन हटा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये किसके पीठासीन अधिकारी हैं, राज्यसभा के हैं। तो राज्यसभा में इस प्रस्ताव को इसीलिए लाया भी जाता है। किंतु राज्यसभा का पदेन सभापति होने के साथ ही उपराष्ट्रपति का उन्होंने अगर पद धारण करने के कारण लोकसभा को इस संबंध में अनुवर्ती शक्ति प्रदान की गई है, क्योंकि वो किसके मेंबर होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। इसलिए पावर भी जो है राज्यसभा को ज्यादा दिया गया है। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रश्न के सारे डिफाइन कर लिया हो, आपने सारे पावर को देख लिया, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, मनी बिल को लेके, इनफैक्ट अखिल भारतीय सेवाओं को लेके, तो देखिए कितने प्रश्नों का समग्र इंटीग्रेटेड करके इस प्रश्न को आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा तभी इस प्रश्न को आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। ये प्रश्न जो मैं कराने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि कम से कम 2020 के प्रश्न को आप देख लीजिए कि 2020 के प्रश्न कैसे आपसे पूछे गए थे। अगर आपने अच्छे से इसको डिफाइन कर लिया, राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां, तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आपने देख लिया तो जाहिर सी बात इस प्रश्न का आंसर देंगे। और इसीलिए मैंने कहा था इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आंसर बी इसका सटीक जवाब होगा, क्योंकि दोनों के लिए वो अप्लाई होता है।
ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने के विषय में जो है दोनों के दोनों अप्लाई होते हैं और यही क्वेश्चन तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यही पूछा भी था कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है, तो संविधान में संशोधन करने के संबंध में, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा ये राज्यसभा को दिया गया। सरकार को हटाने के विषय में अभी हमने कहा कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में ज्यादा पावर भी मैंने कहा भी आपसे, 14 दिन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए हर तरह के डायमेंशंस को देखते हुए यूपीएससी ने इस प्रश्न को आपसे पूछा था और ये 2020 के प्रीलिम्स में जो है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्लियर है सभी को? एक और प्रश्न मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा उस प्रश्न को और आप खुद कहेंगे कि सर ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न भी जो है एमपी लेट से पूछा हुआ है, क्योंकि अभी चर्चा में बड़ा ज्यादा चल रहा है न्यूज़पेपर में, और जब भी कोई चीज न्यूज़पेपर में ज्यादा होती है तो आपसे जो है लगातार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप आराम से देखिए, मैं ध्यान से दिखा रहा हूं आप सभी को प्रश्न को। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे एमपी लैट्स कहते हैं, के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? with reference to the fund under member parliament local area development scheme, which of the following statement are correct? पहला कह रहा है कि एमपी लेट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। एमपी लेट्स फंड मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड ईटीसी। सेकंड कह रहा है कि प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश जो होता है अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक होता है। इसमें कह रहा है कि स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन। एंड थर्ड कह रहा है कि एमपी लेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधियों को अगले वर्ष के लिए अग्रेसित नहीं किया जा सकता है। यहाँ कह रहा है कि एमपी लेट्स फंड आर सेंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एंड फोर्थ कह रहा है कि क्रियान्वित हो रही सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण किया अनिवार्य होता है। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंसेप्ट एट लीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर। आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला कह रहा है कि 1 और 2 सही है, दूसरा कह रहा है 3 और 4 सही है, तीसरा कह रहा है 1 2 3 सही है और चौथा कह रहा है 1 2 4 आपका सही है। अब ध्यान से अगर इस प्रश्न को आप देखते हैं और एमपी लैट चूंकि अभी चर्चा में रहा है, बहुत सारे सांसदों का जो है पूरा डिटेल न्यूज़पेपर में आजकल चर्चा में चल रहा है और ये प्रश्न 2020 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। हो सकता है क्योंकि 2019 में भाई जाहिर सी बात है 19 से लेकर 24 की लोकसभा का चुनाव हुई तो 19 का 20 में पूछा है, अब 24 है तो जाहिर सी बात है अब जो हो सकता है कि इस साल प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये 2020 का प्रश्न है। आप जानते हैं कि सभी सांसद को जो है 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष क्या किया जाता है, उनको दिया जाता है खर्च करने के लिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि 5 करोड़ रुपया अगर मान लीजिए बाय द वे मान लीजिए हर साल सेंशन होता है 5 करोड़ रुपीज, अगर 5 करोड़ रुपए में से मान लीजिए इस ईयर किसी ने 2 करोड़ रुपया खर्चा किया तो 3 करोड़ रुपया जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। सपोज दैट कि इस साल किसी सांसद ने 2 करोड़ रुपए ही सिर्फ खर्च किए हैं लेकिन वो 3 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए हैं, तो अगले साल क्या होता है, एड ऑन हो जाता है, यानी कि अगले साल उनको 5 करोड़ तो आएगा ही आएगा, ये 3 करोड़ रुपया भी उनसे जुड़ जाएगा। इस प्रश्न में यही दिया है कि एमपी लेट की जो निधियां होती है टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। बिल्कुल एकदम सही बात है। दूसरा, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के लिए लाभार्थी प्रयुक्त होना आवश्यक है। बिल्कुल 15% और 7.5% जो है ये कहा गया, ये भी सही कहा गया है। लेकिन तीसरा प्रश्न जो पूछ दिया है कि वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और जो बची हुई निधियों को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जाता है, यहां लिखकर ये गलत कर दिया है। बिल्कुल किया जाता है, हर साल 5 करोड़ रुपया दिया जाता है, लेकिन मैंने अभी कहा कि अगर मान लीजिए कुछ पैसा बच गया तो अगले साल उसे एड ऑन कर दिया जाता है, जबकि यहाँ पर लिखा है नहीं किया जाता। तीसरा वैसे ही गलत हो गया। चौथा दिया कि सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी के द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण करना अनिवार्य होता है, ये बिल्कुल ही सही जवाब है। तो जाहिर सी बात है जब 3 नंबर गलत हो जाएगा तो बी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी कहानी और सी की कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी, यानी कि हमारा आंसर 1 2 एंड 4 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1 2 4 यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करके जो है इस प्रश्न को आप बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह के प्रश्न हर साल अभी न्यूज़पेपर में चल रहा है, बहुत सारे सांसदों का रिपोर्ट आ रहा है कि उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया, नहीं किया। तो इसमें सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पर नहीं लिख दिया है, इसकी वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गई है, ऐड ऑन हो जाता है ये चीज़ें, ठीक है? तो इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा और यही प्रश्न पूछा भी है। देखिए लिखा है कि एमपी लैट्स की शुरुआत जो हुई थी 1993 में हुआ था। एमपी लैट्स वाज लॉन्च इन 1993। यह योजना चूंकि किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है, ये भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई जो है, याद रखिएगा, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना तथा जन उपयोगी जनता के लिए जो उपयोगी हो सतत परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जिससे स्थानीय जनता को डायरेक्ट क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके। ये कहा जा रहा है यह योजना चूंकि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से विकेंद्रीकृत विकास की अवधारणा को मजबूत करती है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। जैसे गांधी जी भी कहते थे कि सत्ता का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्ता अगर एक व्यक्ति के हाथ में आती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, तनाशाह हो जाता है। ये बात मैं नहीं, ये बात गांधी जी भी कहते हैं, याद रखिएगा। दिस स्कीम स्ट्रेंथ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट विद द पार्टीशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद भी ये चीजें याद रखिएगा जो आपसे दिया हुआ था कि प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है और यह राशि जो है केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह क्या है, वित्त पोषित है। दिस अमाउंट इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम और धनराशि संबंधित जिले के जिलाधिकारी महोदय को जारी की जाती है। ये भी कहा गया है निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाले कार्य, वेतन, रखरखाव या प्रशासनिक खर्च, भूमि क्रय की अनुमति इसमें नहीं है, ये भी इसमें कहा गया है। याद रखिएगा, वर्क्स बेनिफिट प्रोवाइड इंडिविजुअल सैलरीज, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड लैंड एक्विजिशन आर नॉट क्या है, परमिटेड। ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें आप सभी को रखना है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, और भी चीजें देख लीजिए कि सांसद केवल कार्य की संस्तुति कर सकता है, क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार या जिला प्रशासन को हो सकता है। यानी कि जो सांसद होते हैं, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली रिकमेंडेड द वर्क, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जिला प्राधिकारी कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, निविदा और निगरानी करता है। जिला प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष कम से कम 10% स्वीकृत चल रहे कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना अनिवार्य होता है और ये आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ था। लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों की संस्तुति करते हैं। राज्यसभा सदस्य पूरे राज्य में, नामित सदस्य पूरे देश में कार्यों की संस्तुति करता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी लोकसभा मेंबर होगा अपनी लोकसभा में करेगा। राज्यसभा का मतलब चूंकि राज्य का विषय होता है तो वो कर सकता है, लेकिन जो सदस्य होते हैं पूरे देश की संस्तुति कर सकते हैं। ये भी बात आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? एमपी लैट्स के दिशा निर्देशों के अनुसार यह भी कहा गया कि कम से कम 15%, 15% निधि जो होती है शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% निधि जो होती है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लाभ हेतु जो है व्यय किया जाना अनिवार्य होता है, जहां संबंधित जिले में एससी एसटी जनसंख्या वहां पर हो। और यही आपके ऑप्शन में दिया था, हालांकि ये भी याद रखिएगा 15% और 7.5%। यदि किसी वर्ष निधि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है तो अप्रयुक्त राशि अगले वर्ष में अग्रणित यानी कि कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है। और चूंकि ऑप्शन में आपके नहीं लिखा था इसलिए वो ऑप्शन गलत हो गया था। इफ द फंड आर नॉट फुली यूटिलाइज इन ए गिवन ईयर, द अनस्पेंट अमाउंट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्लियर है सभी को? इसीलिए इस प्रश्न में आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो गया था। तो दो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। पहला क्वेश्चन दोनों के अधिकारों को लेकर था कि भाई कौन से समान अधिकार हैं, उसमें मैंने सारा डिटेल दिया। लोकसभा की शक्ति, राज्यसभा की शक्ति, दोनों की अपनी अपनी एक शक्तियां होती हैं। और एमपी लैट्स के बारे में पूरा डिटेल बताया कि इसकी शुरुआत कब होती है, किस मंत्रालय के द्वारा होती है, एससी एसटी को कितना पैसा रिलीज किया जाता है, इसके साथ साथ जो है कितना पर ईयर आता है, जो पैसा बचता है उसका नेक्स्ट ईयर में एड ऑन होता है कि नहीं होता है, सारी डिटेल मैंने आपको बताया। यूपीएससी की सबसे अच्छी खूबसूरती यही होती है, आपको एक डर पैदा किया जाता है कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ा है, और एमपी लैट्स आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। लोकसभा की शक्ति आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगी। राज्यसभा की शक्ति आज भी है, कल है, हमेशा रहेगी। उपराष्ट्रपति आज भी है, कल भी रहेंगे। तो जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे से अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया, अच्छे से एनालिसिस कर लिया क्वेश्चन का, अच्छे से उसकी रीजनिंग कर लिया, तो कोई भी प्रश्न आप करने की स्थिति में रहेंगे। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।